वेलकम टू यूट्यूब अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रोज़ाना 3-4 वीडियो लेक्चर लोड करता हूं मैं, और मैंने उसमें वैरायटी रखी हुई है ताकि जो भी जिसको दिलचस्पी हो या जिसको काम हो उस सिलसिले की उसको नॉलेज थोड़ी बहुत मिलती रहे। तो तकरीबन रोज़ाना ही कभी प्रोटेक्शन, कभी ट्रांसफार्मर, कभी फैक डिवाइसेस, कभी कंपनसेशन, कभी लोड फ्लो पावर सिस्टम स्टडीज़, और कभी कोई प्रोटेक्शन की स्कीम, कोई नई प्रोटेक्शन सिस्टम्स। तो सब मिला जुला के मैं 3-4 वीडियो रोज़ाना अपलोड कर देता हूँ। और आपको पता, पर्पज़ तो मेरा सिर्फ यही है कि जो भी इल्म है जो हासिल किया कॉलेज से, एनईडी से, और के इलेक्ट्रिक्स में एक्सपीरियंस हासिल किया और यूएसए में, तो उसको लोगों तक पहुंचा दिया जाए। और कोई भी कमर्शियल पर्पज़ इसका नहीं है, ना ही कोई व्यूज़ से कोई ताल्लुक़ है कि व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो पैसे मिलेंगे। इंजीनियरिंग के जो लेक्चर्स हैं इनके व्यूज़ कभी भी ऐसे नहीं होते कि वो आपको उसमें पैसे मिलें। तो वो भी मन नहीं है, सिर्फ ये है कि जो कुछ नॉलेज है उसको लोगों को बता दिया जाए। तो ये जो टॉपिक है अभी का, ये भी फैक्ट्स डिवाइसेस से ही ताल्लुक़ है। उसमें मैंने कुछ अभी लेक्चर्स अपलोड किए हैं जो कि सभी कुछ फंडामेंटल की तरफ हैं, लेकिन मैंने उसके अंदर कुछ ऐसे लेक्चर भी अब डाल दिए हैं जो कि फैक्ट डिवाइसेस को भी डील करते हैं, या उनकी कौन सी टाइप होती है उनको करते हैं। और हफ्ता हफ्ता हर डिवाइस को फिर हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये फैक्ट्स की जो पूरी हमारी नंबर ऑफ़ वीडियो लेक्चर्स होंगे, ये 20 से या 25 तक तो हो जाएंगे कम करके। तो इसमें मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मैथ मॉडलिंग को हटा के उसको जो मेरे समझ में जो आता है उसका जिस्ट आप लोगों को पेश करता हूँ। लेकिन फिर भी मजबूरी है कि कुछ ना कुछ इक्वेशन और कोई ना कोई ग्राफ मुझे बताने पड़ते हैं, और आपको उस मुश्किल से गुज़रना पड़ता है कि वो इक्वेशन को आप गौर से देखें। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने 3-3 4-4 पेज के जो कैलकुलेशन थे ना, उनको आपको सिर्फ वाइट बोर्ड पे आपको मैंने एक आधे उसमें 2 बाई 3 फीट के एरिया में आपको वो बता दिया और समझा दिया है। उसको पढ़ने में आपको घंटों लगेंगे, घंटों दिनों लगेंगे किताब के अंदर, क्योंकि कोई कोई चीज़ आपको मिलेगी तो 20-25 सफ़े पे मिलेगी, और उसमें ऐसे कर्व और ऐसे ग्राफ और इक्वेशन होंगे कि आप उसको फिर कहेंगे छोड़ो भाई इसको। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें फील्ड के लिए लोगों को तैयार करना है और इंटरव्यू के लिए तैयार करना है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे भी उसमें इनपुट डालता हूँ, और सैकड़ों इंटरव्यू ले चुका हूँ, और मालूम है कि वर्ड ओवर क्या किस तरह के सवालात होते हैं फील्ड के। इसलिए मेरे लेक्चर में एंगल जो है एकेडमिक्स के अलावा फील्ड का बहुत ज़्यादा होता है। केबल फॉल्ट में ही आप देख लें, मैंने कोई 500-700 बल्कि 1000 से भी ज़्यादा मैंने केबल फॉल्ट रन किए हैं। और इक्विपमेंट मैंने मुख्तलिफ़ कंपनियों का यूज़ किया हुआ है, जो आप लोगों ने नाम सुने हुए हैं, अब सुन रहे हैं, वो मैंने 30-40 साल 20 साल पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ मैं उनको। तो आगे चलते हैं। ये सीरीज़ कंपनसेशन और शंट कंपनसेशन, आपको पता है ये शुरू से आपके नॉलेज में है कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्टिव लोड है, बल्कि रोल लोड होता ही रिएक्टिव है, आप मोटर का लोड जो रिएक्टिव होता है उसकी वजह से जो रिएक्टिव करंट भी फ्लो होता है, वो ज़रूरत है लोड की, वो सप्लाई करेगा कौन? यूटिलिटी कंपनी सप्लाई करेगी। अब यूटिलिटी कंपनी जब सप्लाई करेगी तो बिल तो आपको करती है सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर का, एक्टिव करंट का। तो रिएक्टिव करंट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो एक सर्टेन लेवल तक रिएक्टिव करंट को तो एब्जॉर्ब करते है यूटिलिटी कंपनी। वो आपको कहती है कि हम थोड़ा एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन वो कंज्यूमर से भी कहती है यूटिलिटीज़ कंपनी दुनिया भर में कि आप अपना पावर फैक्टर को 9.95 या उससे बेहतर रखें, वरना आप पे कोई जुर्माना होगा, फ़ाइन होगा, टैरिफ में आपके कोई इजाफी चार्ज लगेंगे। तो ये ज़रूरी इसलिए है कि देखें, यूटिलिटी कंपनी को अगर उसका पेमेंट नहीं हो रहा है तो वो आपको किस बुनियाद पे वो जो है अपनी लाइनों के थ्रू आपको रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रही है, उस व्हीलिंग के कुछ तो उसको पैसे मिलने चाहिए यूटिलिटी कंपनी को। और उसके अलावा ये भी है कि उसकी वजह से लॉसेस भी होते हैं, जनरेटर के ऊपर भी अननेसेसरी कैपेसिटी जो है वो रिएक्टिव पावर में जाती है। अब अगर एक जनरेटर आपके पास 100 मेगावाट का है, तो उसके ऊपर अगर आप पावर फैक्टर को लो करते चले जाएंगे तो मुश्किल से 60 मेगावाट ले पाएंगे। तो बाकी जो है वो रिएक्टिव आप सप्लाई कर देंगे।
40 मेगावाट तो 100 MVA का हो जाएगा। तो इसी तरह ट्रांसफार्मर की भी होती है की बात, इसी तरह लाइनों की भी बात होती है। तो इसलिए जो रिएक्टिव पावर को ज़रूरी तो है, लेकिन इसको ट्रांसमिशन लाइन में कितना कम से कम बहाने की कोशिश की जाए, उसके तरीकों को जो है ना हम कंपनसेशंस कहते हैं। यानी हाउ टू कंपनसेट दैट रिएक्टिव पावर या रिएक्टिव करंट विच इज़ बीइंग ड्रॉन और एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टिव काइंड ऑफ इक्विपमेंट, जो कि सबसे बड़ा मोटर है। तो इसलिए उसको ये मतलब नहीं है कि वो गैर ज़रूरी कोई है एलिमेंट, दैट इज़ अ मस्ट फॉर रनिंग अ मोटर, फॉर रनिंग अ ट्रांसफार्मर। क्यों कि जो अगर वो फ्लक्स नहीं बनेगा उससे अल्टरनेटिंग करंट से, तो वो जो फ्लक्स बनता है वो रिएक्टिव करंट की वजह से बनता है, वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी जब भी तो कोई चीज़ चलेगी। तो इसलिए ज़रूरत उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी वजह से जो यूटिलिटी कंपनी को नुकसान हो रहा है, जो पावर सिस्टम में लॉसेस बढ़ रहे हैं, वो तो सबका कलेक्टिव नुकसान है ना, पूरे कंपनी का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे नेशन का। तो हमेशा जो कोशिश ये की जाती है कि ठीक है ड्रा तो हो, लेकिन कोई ऐसा तरीका किया जाए कि यार उसमें से जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिल हो सके वो कैंसिल होके कोई तरीके से ख़त्म हो जाए। तो उस सारे तरीकों को कहते हैं कंपनसेशन। और जिस तरीके से वो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, यानी हाउ डू वी कनेक्ट दोज डिवाइसेस टू द पावर सिस्टम, या हाउ डू वी कैंसिल आउट द, अब मैं आता हूँ रिएक्टिव पे, दो कंपोनेंट लैगिंग और लीडिंग। तो हाउ टू कैंसिल आउट दैट लीडिंग रिएक्टिव जो कि प्रीडोमिनेटली इज ड्यू टू द मोटर्स। तो हाउ टू कैंसिल आउट दैट, तो हमें एक फंडामेंटल पता है कि रिएक्टिव जो कंपोनेंट है इंडक्टिव वाला, मोटर वाला, वो और जो रिएक्टिव कंपोनेंट अगर रिएक्टिव करंट फॉलो हो रहा हो किसी कैपेसिटेंस में, तो वो दोनों को एक दूसरे को 180 डिग्री अपोज करते हैं और कैंसिल करते हैं। यानी कि अगर एक आईसी में कहूँ कैपेसिटिव करंट है किसी सर्किट में और एक आईएल उसका इंडक्टिव करंट है, तो अगर वो दोनों को एक वेक्टर बनाएंगे, जो कि मैंने आप क्लासरूम में मेरे लेक्चर देख लें इसी से मुतालिक, तो आपको उसमें मिल जाएंगे, तो वो दूसरे को एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ये तरीका हो गया कि भाई किसी तरह अगर आपके पास लैगिंग है और रिएक्टिव पावर इंडक्टिव है, तो उसको कैंसिल करने के लिए आप कैपेसिटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैपेसिटेंस का जो इस्तेमाल है वो कैसे लगाएं कैपेसिटर, तो आपको पता है हर ग्रिड पे स्टेशन पे अभी भी आपके पास सब स्टेशन में लगे हुए हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आमतौर पे पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में ज़्यादातर लगते हैं, और सीरीज़ में भी लग सकते हैं कैपेसिटर्स। अब वो कैपेसिटर की जो किस्में हैं वो दो हो गई। एक ये हो गई कि वो रोटेरी भी हो सकता है, क्योंकि कंडेंसर जिसको कहते हैं ओवर एक्साइटेशन करके अगर आप उसको चलाते हैं सिंक्रोनस मशीन को, तो लीडिंग करंट देगी और वो कैंसिल कर देगी। तो ये सारे फिनोमेना को आप देखें कि अगर अगर वो चीज़ आपकी रोटेटिंग ना हो, बल्कि कोई ऐसा तरीका कर ले कि आप जो है वो आप रिएक्टिव कंपोनेंट जो है इंडक्टिव वाला उसको कैंसिल आउट कर दें किसी तरीके से विद द कैपेसिटिव करंट, और कोई चीज़ मूविंग भी ना हो, तो वो चीज़ फिर क्या हो गई, वो स्टैटिक हो गई, यानी कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हो गई। तो वो असल में पूरा सही तरह कहें तो वो कहेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हो गई। और इस पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो है ना, इसका पूरा नाम असल में फ्लेक्सिबल ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम, शॉर्ट में कहेंगे फैक्ट्स, FACTS। और फैक्ट्स डिवाइसेस, फैक्ट्स कंट्रोलर, ये सब नाम होंगे। अब देखिए मैंने इसी एक स्लाइड पे पूरा लेक्चर आपको बता दिया है। आगे जब आप देखेंगे तो वो चीज़ें बहुत सी रिपीटिशन भी हैं और सिर्फ इसलिए बना दी हैं और कर दी हैं कि वो आपके रिकॉर्ड में प्रॉपर वे में आ जाए। आप ये चीज़ देखेंगे कि मैंने वाइट बोर्ड में भी ये चीज़ें बताई हैं। अब देखिए ये एक आपका सिस्टम है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इसका वेक्टर डायग्राम बना है, ये जनरेटर बने हुए हैं, इंडक्टेंस है, ये बस के वोल्टेजेस हैं, और आप इसमें करंट इन्होंने दिया हुआ है कि आप दोनों दायरे के वोल्टेज का डिफरेंस करके और इसका जो लाइन का रिएक्टेंस है उससे तकसीम करेंगे तो यू विल गेट द करंट। अब ये जो डायग्राम है मैं हमेशा ये डायग्राम बनाता रहा हूँ, जहाँ V2 जो है वो सेंडिंग रिसीविंग एंड का वोल्टेज है और V1 सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, और I जो है ये फेज़र करंट है ड्रॉन बाय द लोड, और ये इसका वोल्टेज ड्रॉप है इस करंट की वजह से, जो लाइन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप है इसके अंदर ये करंट है ना, जिससे जो वोल्टेज ड्रॉप है ये मैंने बनाया हुआ है, और ये सेंडिंग एंड का वोल्टेज इससे ज़्यादा आ गया। ये डायग्राम यही वाली है, लेकिन ये कुछ बनी इस तरीके से है कि ज़्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो मैं ये डायग्राम ये बनाता हूँ, ये बहुत आसान होती है कि आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम यही है
इसके अंदर ये करंट जो है देखें, ये इससे लैग कर रहा है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तो यहाँ भी तो लैग कर ही रहा है ना सेंडिंग एंड से, ये यहाँ पर लैग तो कर ही रहा है। और ये जब इसमें से माइनस करते हैं तो फिर ये आप दूसरा आपको वोल्टेज मिल जाता है जो रिसीविंग एंड का होता है। और ये जब वेक्टर जो है ना, ये टेल टू नोज, टेल टू नोज, ये टेल है ना इस वाले की, और ये नोज है ये यहाँ पर, जब ये एक दूसरे की टेल टू नोज कनेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं वेक्टर एडिशन। और अगर जब इस तरह देखें ना, ये देखें ना यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों इसकी नोजेस टकरा रहे हैं, ये नोजेस टकरा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर जो है ना माइनस होंगे ये एक दूसरे से, और इसके माइनस में ये नतीजा निकलेगा। वेक्टर सम और वेक्टर जो है वो है ना सब्ट्रैक्शन, इसको समझने में हमेशा गलती होती है। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया कि अगर दो वेक्टर के जो है नेज एंड टेल और नोज मिल रही हो, ये जैसे ये है, इसके बाद ये है, तो ये ऐड करना है। और जहाँ पर आपको ये नज़र आए कि वो टेल, आप देखें ना यहाँ पर इसकी, देखें ना ये दोनों की नोज मिल रही है, इस बड़े वाले V1 और इसकी, इसका मतलब V1 में से ये माइनस होकर के ये आना है। तो ये दोनों एक ही बात है। ये ज़रा तो मैंने अपनी वाली डायग्राम बनाई है, ये आसान है, ये डायग्राम गलत नहीं, ये आसान है जो मैंने बनाई है। तो आप इस तरह बनाएंगे तो ये गलत में नहीं आ रहा है, आप देख लें। क्योंकि मैंने आपको वेक्टर सम और वेक्टर एडिशन जो समझा दिया, आपको समझ में आ गया कि ये भी यही चीज़ है, इसमें से ही माइनस हो रहा है क्योंकि दोनों का नोज मिल रहा है। और जहाँ पर नोज और टेल मिल रहे हैं, ये नोज और ये टेल है, तो इसका मतलब है ये ऐड होगा। तो ये वेक्टर का मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ा दूँ। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ मुस्तकिल कैनेडियन स्कूल्स में, मुसलसल पढ़ा रहा हूँ अप टू ग्रेड 12 तक। तो मुझे बहुत आसानी है क्योंकि वेक्टर कैलकुलस और उसके बाद 3D वेक्टर्स और ये फंक्शंस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैं इसमें आपके लेक्चरों में इसमें घुसा नहीं रहा हूँ, निकाल देता हूँ ज़्यादातर। लेकिन ये मैं पढ़ा पढ़ा के मुझे इसका बहुत तजुर्बा हो गया है कैनेडियन स्कूल्स में। तो इसलिए मैंने कहा ये डायग्राम को आप कोई किताब में देखेंगे ये, तो आप कहेंगे सर ने तो ये डायग्राम कभी ना बनाई। तो ये हमने इसलिए नहीं बनाई कि ये भी वही चीज़ है और ये आसान तरीका है। किताब में ये ज़रा मुश्किल तरीका दिया हुआ है ताकि बच्चे जो है ना टेंशन में आ जाएं। अब ये सीरीज कंपनसेशन की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर थोड़ी अंग्रेज़ी लिखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा बाद में। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये देखें, ये सब चीज़ें हमने एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ड्राइव करके दी हैं। अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर क्लासरूम वाला पढ़ेंगे और सीरीज़ कंपनसेशन पे पढ़ेंगे, सीरीज़ डिवाइसेस पे पढ़ेंगे, तो उसमें अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ये वाली, ये सारी ये इक्वेशन। जब के जो है ये रेशियो होता है एक्स सी बाई एक्स एल का, इस पेज पे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, मगर के का मतलब है कि एक्स सी और एक्स का रेशियो, लाइन का रेशियो ऊपर जो है कैपेसिटेंस है। तो जितना ज़्यादा आप बेहतर अंदाज करेंगे तो वो उतना ज़्यादा ही जो है इफ़ेक्टिवली उसका कंपनसेशन हो जाएगा। पी की वैल्यू दी है पावर की, ये भी मैंने एक वीडियो लेक्चर में बताई है, और ये रिएक्टिव पावर की भी मैंने आपको एक लेक्चर में बताई है। के की वैल्यू जो है शुड नॉट बी लेस देन ज़ीरो, या इस बराबर ज़ीरो के, और ज़ीरो कर देंगे तो ये पुरानी इक्वेशन पावर की आ जाएगी। देखें के को ज़ीरो करो, यहाँ यहाँ ज़ीरो करेंगे तो क्या होगा, ये वन रह जाएगा ना, वन इंटू एक्सएल वी स्क्वायर बाई एक्सएल साइन डेल्टा पी। आप देखें ना ये क्या हो गया, विदाउट कंपनसेशन की इक्वेशन नहीं आ गई, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एक्स साइन डेल्टा। वी स्क्वायर सिर्फ, ये इसमें ज़रा मत कंफ्यूज हो जाए, वी एक्स स्क्वायर का सिर्फ मतलब यही है कि दोनों वोल्टेज बराबर हमने कर दिए, इतना कंपनसेशन किया है कि सेंडिंग रिसीविंग एंड वोल्टेज अगर इक्वल अज्यूम कर लें तो आसानी के लिए वी स्क्वायर लिख देते हैं या बड़ा कम फ़र्क हो। तो ये मैंने आपको सब डिस्कस किया हुआ है, समझाया हुआ है, और मैंने यहाँ थोड़ा बहुत डाला है ताकि रिमाइंडर हो जाए। तो ये पी की और इक्वेशन, और आगे थोड़ा सा और भी ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल घबराए मत। ये देखो, बिल्कुल ना घबराएं इसको देख करके, ये मैंने डायग्राम आपको क्लासरूम में भी आपको तीनों, जब मैंने डिवाइसेस सीरीज शंट अनकम्पनसेटेड लाइन, एक मेरी है अनकम्पनसेटेड लाइन, सीरीज कंपनसेटेड एंड शंट कंपनसेटेड लाइंस, उसके ऊपर एक मेरा लेक्चर है क्लासरूम वाला, उसे मैंने इंटरेक्टिवली समझाया, आप जाके वो भी देखें। तो उसमें मुझे फ़ायदा ये है कि उस लेक्चर में आप देखेंगे तो ये मैंने सब ड्रा करके बाकायदा ये लाइन सब बना के आप लोगों को उसमें समझाया हुआ है, और उसके फिर मैंने रिजल्ट भी निकाले होते हैं। तो उससे ये आपको फ़ायदा होगा। अब देखो यहाँ एक वेक्टर जो है किसी और तरीके से बना दिया है, वही वी एल माइनस वी सी यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ये इन्होंने देखो यहाँ पर शंट कंपनसेशन लगा दिया, ये निशान जो एरो का लगा है मतलब वेरिएबल है। अब यहाँ पर जो ये निशान इस तरह का लग गया, तो ये एक किस्म का फैक्ट
डिवाइस में आ गया, क्योंकि वेरिएबल कैपेसिटर है, लाइन के साथ लगा हुआ है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कम ज़्यादा होगी किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, थायरिस्टर स्विच लगा देंगे, उससे कम ज़्यादा करेंगे तो इनके जो कॉम्बिनेशन है ये देखिए कैंसिल हो रहा है, ये वी एक्स में जो ड्रॉप है वो कैंसिल हो रहा है बी सी से, जो वी एल का ड्रॉप कैंसिल हो जाएगा तो ये वोल्टेज देखें तकरीबन बराबर हो रहे हैं। इसलिए इक्वेशन इस तरह कर दी गई है कि दोनों बराबर कर दिया। और आप खुद देख लें यहाँ पर कि ये जो अनकम्पनसेटेड लाइन और कंपनसेटेड लाइन, ये है अनकम्पनसेटेड वाली की इसमें इक्वेशन नहीं दी है, वो है वी स्क्वायर बाई एक्स। और ये देखें ये जो है यहाँ पर ये वाले में इसके हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। अगर के को मैं 0.5 रख दूँ, यानी कि 1/2, तो ये 2v² हो जाएगा। तो ये चीज़ आप मेरे उसमें देख लें, क्लासरूम लेक्चर में मैंने ये चीज़ कैलकुलेट करके वी के की वैल्यू पे बताई है, और उसी हिसाब से आपके मैंने पावर के ये ग्राफ ड्रा करे हैं। ये पावर का मशहूर आलम ग्राफ मैं हमेशा बनाता हूँ, और ये रिएक्टिव ग्राफ भी आप इससे बना सकेंगे अगर आप देखें तो। ये वाला ये देखें ट्वाइस हो रहा है यहाँ पर, ये तो आप ये देख लीजिए, ये वहाँ पर मैंने बनाया हुआ बहुत अच्छा सा और इंटरेक्टिवली समझाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इसको शेयर कर दें। मैंने इसको डायग्राम को और इस चीज़ों को समझाने में टाइम लगाया इसलिए कि आप लोगों को तफसील से चीज़ें समझ में आ जाएं, और मुख्तलिफ़ अंदाज से बता रहा हूँ। कभी मैं यहाँ पर किताबी शक्ल में, और मैंने कुछ किताबों से मदद ली है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की बुक से, और मैंने थियोडोर विल्डी की किताब से, और बहुत से हैंड बुक हैं मेरे पास वेस्टिंगहाउस जी की, और मेरे पास फिंक एंड कैरोल की हैंडबुक है, ये मेरे में मौजूद है ऑनलाइन के अलावा। तो उन किताबों से मैं मदद लेके कि ये चीज़ें बनाता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कर दीजिएगा ये लोगों को, नए बच्चों को ज़रूर बताएं। फैक्ट डिवाइसेस से आपका फौरी वास्ता पड़ने वाला है पाकिस्तान में भी, और ये कंपनसेशन का भी कोई तस्करा होता नहीं है, और बहुत कम होता है, लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन ये चीज़ ऐसी है, मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और जो है ये ऐसी चीज़ है कि ये हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन की प्रोग्रेस को स्लो कर रही है, क्योंकि उस पर इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, और इससे वही चीज़ अचीव हो जाती है कि ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। और मैंने उस पर भी लेक्चर आप मेरा देखेंगे, कितनी बढ़ जाती है, कितनी डिवाइस लगाते हैं, क्या इन्फिनिटी कर देंगे, तो भी तो सवाल है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बढ़ जाती, बहुत कितना भाई, उसकी भी तो कोई लिमिट होगी। तो मेरा एक लेक्चर आप देखेंगे अभी एक 3 4 5 दिन के अंदर, जो कि मैं ये बताऊंगा जिसमें कि भाई कितनी मैक्सिमम और कैसे क्यों। तो बहुत बहुत शुक्रिया।